नेक्स्ट है यूपीएससी एसेंशियल मैगजीन अप्रैल का, उसके अंतर्गत जो है डिफेंस हम डिस्कशन करेंगे, जिसमें मिलान 2026 ये एक तरीके का नेवल एक्सरसाइज है। 13th एडिशन एक्सरसाइज मिलान 2026 का जो है इंडियन नेवी के द्वारा किया गया 25 फरवरी 2026 को। और क्लोजिंग सेरेमनी कंडक्टेड किस पे किया गया? इंडियाज इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत पे, जो कि कोस्ट ऑफ विशाखापट्टनम में किया गया। क्लोजिंग सेरेमनी किस पे किया गया? आईएनएस विक्रांत। और कहाँ पे किया गया? मिलान 2026 विशाखापट्टनम के कोस्ट पे। थीम क्या था इस बार का? कॉमरेडर कोऑपरेशन कोलाबरेशन, ये इसका थीम था। और इसमें जो है मतलब मैसिव पार्टिसिपेशन दिखा गया, अब अनप्रेसिडेंटेड स्किल जिसको बोला जाएगा उस पर पार्टिसिपेशन दिखा। इसमें 42 शिप जो इन्वॉल्व थे, सबमरीन्स थे और 29 एयरक्राफ्ट इसमें शामिल थे मिलान 2000। और यहीं से जो है ईरान का जो है एक नेवी शिप जो है जा रहा था देना करके, और उसको जो है यूएसए के द्वारा जो है इंटरनेशनल वाटर टेरिटोरी में जो है डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो ये भी इसलिए जो है मिलान 2026 जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट काउंटर टेररिज्म पॉलिसी जिसको बोलेंगे प्रहार, वो जो है डॉक्ट्रिन जो है रिलीज किया गया है। ये जो प्रहार जो डॉक्ट्रिन है चाहे जो पॉलिसी है, ये इंडिया की फर्स्ट काउंटर टेररिज्म पॉलिसी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा जो है इम्प्लीमेंट की जाएगी, अनाउंस किया गया है। इसके अंतर्गत जो है ये बात की गई है कि जीरो टॉलरेंस जो होगा वो मतलब टेररिज्म के अगेंस्ट में किया जाएगा। इंटेलिजेंस बेस्ड जो है प्रिवेंशन एंड कोऑर्डिनेशन रिस्पांस जो होगा एक्सट्रीम वायलेंस को लेकर के होगा। प्रहार जो है मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर है, जिसके अंतर्गत जो है 7 की पिलर्स की बात की गई है, जिसके अंतर्गत प्रिवेंशन ऑफ टेरर अटैक्स पहला है, फिर रिस्पांस है, एग्रीगेटिंग इंटरनल कैपेसिटी है, ह्यूमन राइट्स एंड रूल लॉ बेस्ड जो है प्रोसेस होगा, काउंटरिंग कंडीशन जो कि टेररिज्म और रेडिकलाइजेशन को जो है वो मतलब जो उसके अगेंस्ट में कार्य करेगा, फिर अलाइनमेंट विद द ग्लोबल एफर्ट शेपिंग द इंटरनेशनल एफर्ट टू काउंटर टेररिज्म, इन द सेंस इंटरनेशनल एफर्ट्स वगैरह जो है इंटरनेशनल नॉर्म्स वगैरह जो है उसको कोऑपरेट करना, कोऑर्डिनेट करना जो इसमें शामिल होगा। फिर रिकवरी एंड रेजिलियंस थ्रू द होल ऑफ सोसाइटीज अप्रोच, इन द सेंस जिसमें सोसाइटी प्रहार डॉक्ट्रिन में हमारा सोसाइटी भी जो है पार्ट होगा इस डॉक्ट्रिन का। इसके अंतर्गत जो है प्रहार के अंतर्गत मेंशन किया गया कि बहुत सारे टूल्स इन्वॉल्व होंगे, जैसे मैक है, एनएसजी है, एनआईए है, यूएपी है, सीएपीएफ है। ये एक अलग अलग कानून भी हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि ये सीएपीएफ पैरामिलिट्री फोर्स हो गया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो गया, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हो गया, फिर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एंड प्रिवेंशन एक्ट वगैरह हो गया। तो ये सब चीज़ें इसमें जो है इसके अंदर इंक्लूडेड है। फिर कम्युनिटी अप्रोच सोशियो इकोनॉमिक स्कीम होगी जो पहले से भी ऑलरेडी रन कर रही हैं, उसको इंटीग्रेट कर दिया गया है इसके अंतर्गत। तो द न्यूनेस लाइज इन पुटिंग देम टुगेदर इन सिंगल पब्लिक नेशनल लेवल पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी, इन द सेंस पहले की जितनी भी एग्जिस्टिंग स्कीमें चल रही थी, जो पॉलिसीज थे, नॉर्म्स थे टेररिज्म को काउंटर करने के लिए, उनको एक तरीके से प्रहार के अंतर्गत जो है इंटीग्रेट कर दिया गया है। तो यही हमारा प्रहार जो से संबंधित जो है डिस्कशन है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा जो है रिलीज किया गया है। नेक्स्ट है ऑपरेशन या एक्सरसाइज बोला जाए वायु शक्ति से संबंधित। ये वायु शक्ति एक्सरसाइज क्या है? ये इंडियन एयरफोर्स का जो है डेमोन्स्ट्रेशन करता है कि इसके पास कितने हथियार हैं, किस टाइप की प्रिपेयर्डनेस है और किस टाइप की कैपेबिलिटी एबिलिटी है। ये जो है मल्टी डोमेन ऑपरेशनल जो है नियरेस्ट रियलिस्टिक कॉम्बैट सिनेरियो, इन सेंस ये जो वायु शक्ति एक्सरसाइज होता है उसको मतलब रियलिस्टिक कॉम्बैट सिनेरियो में जो है भारतीय एयरफोर्स की जो ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस कैपेसिटी कितनी है कि वो प्रिसाइसली जो है स्ट्राइक कर पाए, उसको एक तरीके से ये डेमोन्स्ट्रेट करता है। इसके अंतर्गत एयरफोर्स के अंतर्गत जो भी मिसाइल्स हथियार वगैरह है उसका एक तरीके से जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करता है, परीक्षण करता है और प्रदर्शनी करता है। इसके अंतर्गत जैसे कि आकाश का जो है शोपेस दिखाया गया था जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल है। फिर हॉल का जो है लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड जो है वो डेमोन्स्ट्रेट किया गया था। मिराज फाइटर्स डेमोन्स्ट्रेट किए गए थे। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, MI-17V5 जो है हेलीकॉप्टर, इसके अलावा सुखोई फाइटर, मिराज, जेगुआर, ये सब चीज़ें जो हैं डेमोन्स्ट्रेट की गई थी। नेक्स्ट मेंस वैल्यू एडिशन के रूप में अगर देखा जाए तो EMI मॉडल क्या है? ये दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा जो है ना PWD डिपार्टमेंट के द्वारा स्ट्रीट लाइट लगाया जाता है। तो उस स्ट्रीट लाइट की जो है मिनिमम जो है विजिबिलिटी रहे, उसके चलते जो है 40 लक्स का एक जो है विजिबिलिटी जो है लाइटिंग जो है कैपेसिटी का एक बेंचमार्क रखा गया है। ये अगर जलता रहेगा तो उनको मंथली जो है ना इंस्टॉलमेंट के रूप में उनका पेमेंट किया जाएगा। PWD डिपार्टमेंट के द्वारा जो प्राइवेट प्लेयर होंगे उनको लाइट जो स्ट्रीट लाइट है लगाने के संबंध में। तो ये EMI मॉडल जो है ये इंश्योर करेगा कि जो कंपनी है वो क्रिटिकली स्टेक परफॉर्मेंस ऑफ द लाइट जिसको बोला जाए कि लाइट हमेशा जलता रहे और लाइट जलने के प्रति जो है वो अकाउंटेबल रहे, उसको ये इंश्योर करने के लिए किया गया है। फॉर द फर्स्ट टाइम सिटीजन देमसेल्फ विल बी एबल टू सी, मॉनिटर एंड क्वेश्चन द सिस्टम इन रियल टाइम। तो इसमें पब्लिक को, आम पब्लिक को एम्पावर्ड किया गया है कि वो स्ट्रीट लाइट को भी वॉच करे और उससे रिलेटेड कंप्लेंट भी करना हो तो कर सकते हैं। तो
EMI मॉडल जो है स्ट्रीट लाइट से संबंधित है, PW डिपार्टमेंट के द्वारा दिल्ली गवर्नमेंट से इनिशिएट किया गया है ये। इसके साथ डिफेंस वाला जो भी हमारा टॉपिक यहाँ पे कंक्लूड हुआ। नेक्स्ट UPSC एसेंशियल हम मैगजीन जो इंडियन एक्सप्रेस का डिस्कशन कर रहे हैं, अप्रैल 2026 का जो इशू है उसके अंतर्गत साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पहला है इसमें टोटल लूनर इक्लिप्स। पहले तो लूनर इक्लिप्स क्या होता है? लूनर इक्लिप्स ये सिनेरियो है जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाता है। सन और मून के बीच में अर्थ आ जाता है, तो इसके बीच में आने की वजह से जो है हम उसको बोलते हैं लूनर एक्लिप्स। यहाँ पर क्या होता है, सन की लाइट से जो है मून मतलब इनलाइटेंड होता है, जलता है, लाइटनिंग दिखता है। अर्थ के बीच में आ जाने की वजह से जो है सन का लाइट जो है इंटरप्ट होता है, और इंटरप्टमेंट के बाद जो बचा खुचा लाइट जो है मून पे जाता है, उसके चलते मून जो है कॉपरी जो है अपीयरेंस होता है, उसको हम बोलते हैं ब्लड मून। यहाँ पर क्या है कि 3 मार्च को जो है टोटल लूनर इक्लिप्स जो है विजिबल हुआ। ये एक सेलेस्टियल इवेंट्स है जो कि वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड और इंडिया इंक्लूडिंग इंडिया जो है वो यहाँ पे विजिबल हुआ, जिसमें सन और मून के बीच में जो है अर्थ आ जाता है, जिसके चलते जो है अर्थ की शैडो जो है वो नियरेस्ट इस नेबरिंग स्पेस पे पड़ती है। क्योंकि जो है अर्थ उसके लाइट को ब्लॉक कर देता है सन, तो जो बचा खुचा लाइट जो है जो कि डीप कॉपरी और रेडिश ह्यू जो है लाइट मून पे जाके पड़ता है, इसको हम बोलते हैं ब्लड मून। अर्थ का जो शैडो जो है स्वीप्स अक्रॉस द मून ब्राइट फेस वी नॉर्मली सी ग्रेजुअली डार्केन्स बट द मून नेवर गोज कम्प्लीटली ब्लैक। लेकिन मून जो है कम्प्लीटली ब्लैक नहीं होता है, रेडिश अपीयरेंस होता है। अर्थ एटमोस्फेयर बेंड्स सनलाइट फिल्टर्ड आउट शॉर्ट ब्लू वेवलेंथ एंड अलाउ लॉन्गर रेड वेवलेंथ टू फॉल ऑन द मून सरफेस। इन द सेंस कि शॉर्टर वेवलेंथ जो होता है, खास करके जो ब्लू जो लाइट होती है सनलाइट की, जैसे 7 लाइट में स्प्लिट होता है, तो ब्लू जो लाइट है उसकी वेवलेंथ जो है शॉर्ट होती है, तो उसको जो है रिफ्लेक्ट कर देता है, जबकि जो लॉन्गर वेवलेंथ है जो रेड वाला जो है वो आसानी से जो है मून के सरफेस पे फॉल करता है। इसके चलते जो है दिस रेड ग्लो इन द सेम रीजन सनसेट लुक लाइक रेडिश और अर्थ। और इसके वजह से ये भी एक रीजन है कि सनसेट और सनराइज के समय जो है हमारा जो एटमोसफेयर है वो रेडिश दिखता है। तो इसी के भी यहाँ पे ये टोटल लूनर एक्लिप्स जो है वो कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट है डाई मिथाइल ईथर टेक्नोलॉजी के संबंधित। जो ऑनगोइंग क्राइसिस हो रहा है वेस्ट एशिया में, ईरान, इजराइल और USA के वार के चलते इंडिया के एनर्जी इंपोर्ट का क्राइसिस क्रिएट हो गया है, और ख़ास करके LPG से संबंधित जो है क्राइसिस जो है क्रिएट हो गया है। उससे जो है हम कैसे फाइट कर पाएँ, इसके लिए नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे के द्वारा जो है डाई मिथाइल ईथर टेक्नोलॉजी जो है वो रेज किया गया है, लॉन्च किया गया है, जो कि हमारे जो है एनर्जी क्राइसिस को जो है सॉल्व कर सकता है। एनर्जी क्राइसिस मतलब LPG का। ये जो डाई मिथाइल ईथर जो है वो क्लीन बर्निंग फ्यूल है, जो कि डोमेस्टिकली जो है मेथनॉल, कोल और बायोमास, इवन कार्बन जो डाइऑक्साइड जो कैप्चर किए जाते हैं उसको जो है प्रोसेस करके मेथनॉल के रूप में डाई मिथाइल ईथर जो है बनाया जा सकता है। और इस डाई मिथाइल ईथर को जो है LPG में ब्लेंड करके जो है डायरेक्ट स्टोव्स वगैरह, गैस सिलेंडर वगैरह में मॉडिफाइड रूप में भर करके जो है डोमेस्टिक में यूज किया जा सकता है। इसको जो है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक नेशनल रिसर्च और जो है नेशनल केमिकल लेबोरेटरी के द्वारा जो है डेवलप किया गया है LPG इक्विपमेंट रिसर्च सेंटर के द्वारा। इसके द्वारा जो है अगर मेथनॉल को देखा जाए तो वो जो है दिस टेक्नोलॉजी यूज मेथनॉल एज ए प्रोड्यूस मेथनॉल टू प्रोड्यूस DME। तो मेथनॉल जो है इसमें यूज होगा डाई मिथाइल ईथर के प्रोडक्शन में, और ये टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय द improving both catalyst or material used and engineering design. The team has developed special catalyst that help convert methanol into DME quickly and efficiently. मतलब ये टीम जो है साइंटिस्ट की, उन्होंने जो है एक कैटलाइस्ट जो है डेवलप किया जो कि एफिशिएंटली और क्विकली जो है मेथनॉल को DME डाई मिथाइल ईथर। करेंटली जो है इंडिया जो है मेथनॉल को भी इंपोर्ट करता है ईरान से, लेकिन मेथनॉल का जो प्रोडक्शन है वो एक तो बायोलॉजिकली भी हो सकता है और थ्रू जो है केमिकल भी हो सकता है, जैसे कि सेवरल सोर्स अवेलेबल फॉर द डोमेस्टिकली, जैसे कि कोल, एग्रीकल्चर वेस्ट और इवन कार्बन कैप्चर के द्वारा भी जो है मेथनॉल जो है प्रोड्यूस किया जा सकता है। मेथनॉल बनाने के लिए जो है मेथेन जो है मेन जो है रॉ मटेरियल है नेचुरल गैस के रूप में, लेकिन डायरेक्ट मेथेन से मेथनॉल नहीं बनता है। मेथनॉल को फर्स्ट जो है सिंगैस में कन्वर्ट करना पड़ता है, जो CO और H2 का मिक्सचर है। जब ये सीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो सीन गैस से जो है मेथनॉल बनता है, और बाद में इसी मेथनॉल से जो है DME बनाया जाता है। मेथेन जो है वो सोर्स, मेथेन कहाँ से हमारा निकलता है, एक तो फॉसिल फ्यूल से भी निकलता है और रिन्यूएबल सोर्स से भी निकलता है। और जो डाई मिथाइल ईथर जो है प्रोडक्शन एक फ्लेक्सिबल और फ्यूचर रेडी टेक्नोलॉजी है जो भविष्य में हमको काम आने वाली है। नेक्स्ट टॉपिक है अनावरण, डिफॉरेस्टेशन अलर्ट सिस्टम है। ये अनावरण क्या है कि डिफॉरेस्टेशन वगैरह जो हो रहा है कहीं भी, तो उसको उससे रिलेटेड जो है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को जो है उससे संबंधित अलर्ट जारी करता है। तो ये डाटा कहाँ से रीड करता है, तो डाटा रीड करने के लिए इसके पास जो है गूगल अर्थ इंजन जो है सेटेलाइट बेस्ड सिस्टम है, और साथ साथ जो है सेंटिनल-2 सेटेलाइट का यूज़ करता है, जिससे रियल टाइम मैपिंग करता है। 15 दिन के भीतर
किसी फॉरेस्ट एरिया में अगर फॉरेस्ट कवर कम दिख रहा है तो इससे संबंधित जो है अनावरण जो है वो अलर्ट जारी करता है। अलर्ट जारी करने के बाद जो है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स वगैरह जो है उस लोकेशन को सर्च और इंस्पेक्शन करते हैं, ताकि ये पता चले कि जो टारगेटेड फील्ड है वहाँ पर किस वजह से चाहे कौन लोग जो है डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। कंटेस्ट इसका ये है कि ये जो है अनऑपरेशनलाइज हो गया है कि डिफॉरेस्टेशन अलर्ट सिस्टम जो है वो अपडेट नहीं हुआ है। कब से? नवंबर 2025 से। FSI has stopped issuing fortnight alert through which it has kept a watch on for deforestation activity in the near real time for the more than 2 years। मतलब 2 सालों से जो है अनावरण जो है डिफॉरेस्टेशन अलर्ट सिस्टम जो है वर्क नहीं कर रहा। नेक्स्ट है लीगो से संबंधित लेजर इंटरफेरोमेट्री ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। इंडिया का जो है अभी तक का जो है सबसे बड़ा साइंटिफिक प्रोजेक्ट लीगो से संबंधित लेजर इंटरफेरोमेट्री ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी जो है वो कहाँ पर इस्टेब्लिश हो रहा है? महाराष्ट्र के हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में। अभी क्या है, RTI के थ्रू जो है इंडियन एक्सप्रेस ने RTI डाला था, उसके चलते ये खुलासा हुआ है कि जो प्रोजेक्ट है वो 1600 करोड़ का जो वर्क ऑर्डर जो है टेंडर जो फ्लोट किया गया था अभी किसी को अवार्ड नहीं हुआ है, इसलिए ये प्रोजेक्ट अभी जो है लिम्बो में है। लिम्बो इन द सेंस जो है अभी पेंडिंग में है। ये जो अर्थ ऑब्जर्वेटरी है ग्रेविटेशनल वेव से संबंधित जो है ये टेंडम में काम करेगा। USA की 2 लीगो एजेंसी हैं, 2 लीगो लोकेशन है, उसके साथ मिल करके ये काम करेगा। ये क्या करेंगे? जो ग्रेविटेशनल वेव्स होते हैं, जो कॉस्मिक रेडिएशंस वगैरह होते हैं, उसको एब्जॉर्व करेगा। ग्रेविटेशनल वेव जो है वो एक तरीके से एक एजम्पशन था। अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे, उनकी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी में उन्होंने ग्रेविटेशनल वेव का जो है चर्चा किया था, लेकिन इसके बारे में कुछ भी हमको जो है पता नहीं था, डिटेक्ट नहीं था। लेकिन इसे जो है 2015 में फर्स्ट टाइम जो है USA की फैसिलिटीज़ के द्वारा जो है डिटेक्ट किया गया था ग्रेविटेशनल वेव को। उसके बाद जो है इसी के सिंक्रोनाइजेशन वे में अलग अलग जगहों पे लीगो स्टेशन जो है वो डेवलप करने की बात की गई थी। इंडिया में जो लीगो हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में डेवलप किया जा रहा है वो 2-4 किलोमीटर के लंबे आर्म जो है 90 डिग्री के एक डिस्टेंस मतलब एंगल पे एक दूसरे को क्रॉस करेंगे और वैक्यूम चैम्बर के थ्रू जो है एक रिफ्लेक्टिव मिरर के थ्रू जो ये कार्य करेंगे, जिसमें जो है बीम के कंटिन्यूस रिफ्लेक्शन और मिरर के जो है ट्रांसमिशन की वजह से जो है डिटेक्ट किया जाएगा ग्रेविटेशनल वेव्स को। 2015 में जो ग्रेविटेशनल वेव्स जो है डिटेक्ट किया गया था वो 1.3 बिलियन ईयर एगो जो है 2 ब्लैक होल के मर्ज होने की वजह से जो ग्रेविटेशनल वेव्स जो आए थे उसको डिटेक्ट किया गया था। और ग्रेविटेशनल वेव एक्सट्रीमली जो स्मॉल मतलब क्वांटिटी में होते हैं, उनको एक्यूरेटली जो है मेजर करने के लिए जो नॉर्मल कैमरास वगैरह होते हैं वो चाहे और जो एग्जिस्टिंग जो है साइंटिफिक मेथड था उसके थ्रू जो है इसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए जो है लीगो जो है इसको जो है डिजिग्नेट किया गया है स्पेशली जो है ग्रेविटेशनल वेव को ऑब्जर्व करने के लिए। ग्रेविटेशनल वेव से जो है एक न्यू विजन हमको मिलेगा, जो कि कॉस्मिक इवेंट्स वगैरह होते हैं, जो स्पेस में होने वाले जो भी इवेंट्स हैं, अनप्रेसिडेंटेड इवेंट्स होते हैं, उसको हम जो है ट्रैक कर पाएंगे, स्टडी कर पाएंगे। नेक्स्ट है हेल्थ से रिलेटेड HPV वैक्सीन, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जिसको बोलते हैं, उसकी वैक्सीन से रिलेटेड। पहले ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस क्या होता है? तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है ये ग्रुप ऑफ वायरस है, एक सिंगल कोई वायरस नहीं है। 100 से ज़्यादा जो है ग्रुप ऑफ वायरस मिल करके ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कहलाते हैं। ये जो है खास करके इसमें एटलीस्ट 14 जो है उस 100 में से 14 जो है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है वो कैंसर के कारक होते हैं। 16 और 18 जो है नंबर के जो HPV वायरस जो है वो मिल करके जो है 70% ऑफ द ग्लोबल डिजीज बर्डन को कैरी करते हैं और मोस्टली जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं। ये जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है वो सर्वाइकल कैंसर के लिए जो है 85% उत्तरदायी हैं महिलाओं में। तो इसके वैक्सीन से रिलेटेड जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 फरवरी 2026 को अजमेर से एक कैंपेन लॉन्च किया, जिसमें 14 साल की उम्र की गर्ल्स के लिए जो है उनके सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए जो है पूरे पान इंडिया बेसिस पे ये जो है वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को जो है लॉन्च किया। इसके अंतर्गत जो है सर्वाइकल ये बोला गया है कि सर्वाइकल कैंसर जो है सेकेंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर एमंग वुमेन, मतलब वुमेन में जितने भी कैंसर के टाइप्स हैं उसमें सेकेंड मोस्ट डेडली और मतलब जो है सबसे ज़्यादा जो फैलने वाली बीमारी जो है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है। जबकि 1.25 लाख एंड किलिंग 75,000 ईच ईयर, हर साल जो है 1.25 लाख जो है गर्ल्स जो है महिलाएं इससे अफेक्टेड होती हैं और 75,000 जो है उस पर चलते डेथ हो जाता है। तो ये हुआ ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से रिलेटेड हमारा डिस्कशन। इसके साथ ही हमने साइंस टेक्नोलॉजी हेल्थ से संबंधित जो है UPSC एसेंशियल मैगजीन इंडियन एक्सप्रेस का डिस्कशन हमने कंक्लूड किया। नेक्स्ट टॉपिक है गोल्डस्टेन पैलेस। ये जो पैलेस है वो ईरान के कैपिटल में स्थित है, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये जो है अभी जो स्ट्राइक किया गया है इजराइल और USA के द्वारा, उसमें ये जो है गोल्डस्टेन पैलेस जो है वो डैमेज हो गया है। ये इसका इमेज है। ये जो है आर्किटेक्ट का जो है एक तरीके से देखा जाए सेंटर ऑफ कजारी आर्ट्स और आर्किटेक्ट का एक आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल है और रिमेंड अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर इरानियन आर्टिस्ट एंड आर्किटेक्ट टू द
टू दिस डेट। तो एक तरीके से जो है वर्ल्ड हेरिटेज एक साइट था यूनेस्को के थ्रू, ईरान में स्थित था। कजारी इरा का जो है ये आर्किटेक्चर था, जिसको जो है डैमेज कर दिया गया है ये युद्ध के दौरान। इसलिए ये जो है हम इसको जो है न्यूज़ में जान सकते हैं कि गोल्डस्टोन प्लेस जो है कहाँ पे स्थित है। तो ये ईरान का जो कैपिटल है तेहरान, वहाँ पे ये स्थित है। नेक्स्ट है नटांज इनरिचमेंट प्लांट। नटांज कहाँ जो है, जो न्यूक्लियर वगैरह जो है यूरेनियम इनरिचमेंट चल रहा था ईरान के द्वारा जो है, वो लोकेशन जो है नटांज ईरान में स्थित है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो कि जो है वर्ल्ड की वॉचडॉग है न्यूक्लियर एनर्जी से संबंधित सिविलियन यूज के लिए, पीसफुल यूज के लिए, उसने जो है अपने इंस्पेक्शन में ये कंफर्म किया है कि ईरान जो है अंडरग्राउंड नटांज फ्यूल इनरिचमेंट प्लांट जो है वो चल रहा था और वहाँ पर जो है बॉम्ब गिरा है। ये जो है नटांज इनरिचमेंट प्लांट जो है ईरान का मेन इनरिचमेंट साइट है नटांज, जो कि 220 किलोमीटर जो है तेहरान से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। इट इज़ होम टू द मतलब 2 इनरिचमेंट प्लांट यहाँ पे है, एक फ्यूल इनरिचमेंट प्लांट, दूसरा पायलट फ्यूल इनरिचमेंट प्लांट, दैट वेर ऑपरेशनल एट द स्टार्ट ऑफ इजरायली अटैक इन 2025। तो इसराइल के अटैक से पहले जो है ये ऑपरेशनल में थे। इसराइली अटैक में जो है ये मतलब कुछ डैमेज हुए हैं, उसकी पुष्टि जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के द्वारा की गई है। इस मैप में जो है कुछ इम्पॉर्टेंट जो इस युद्ध में चल रहे हैं, ईरान इजराइल यूएसए के युद्ध में कुछ इम्पॉर्टेंट जो है लोकेशन दिया हुआ है, जो मैप के पर्सपेक्टिव से, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जैसे जैसे आएगा हम देखेंगे। जैसे कि साउथ पार्स, साउथ पार्स यहाँ पर कहाँ है, ये साउथ पार्स जो है यही है। ये जो है ईरान का एक ऑफशोर जो है गैस फील्ड है। तो इजराइल ने यहाँ पर जो है ईरान के की ऑफशोर साउथ पार्स नेचुरल गैस फील्ड पर स्ट्राइक किया है। साउथ पार्स जो है पर्शियन गल्फ में जो है स्थित है। अकाउंट ऑफ 3/4 ऑफ द ईरान गैस प्रोडक्शन, मतलब जो है लगभग 75% जो है ईरान का जो गैस प्रोडक्शन इस जो है साउथ पार्स नेचुरल गैस फील्ड्स के थ्रू होता है। और इट इज़ शेयर्ड बिटवीन ईरान एंड कतर, कतर और ईरान के बीच में इसको शेयर किया जाता है साउथ पार्स को। और साउथ पार्स जो है इस वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गैस फील्ड। तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि साउथ पार्स कहाँ पे है, तो ये पर्शियन गल्फ में स्थित है और इसको जो है शेयर किया जाता है कतर और ईरान के द्वारा। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट गैस फील्ड है। ईरान का जो है 3/4 जो है गैस यहीं से प्रोडक्शन होता है। इंटायर साउथ पार्स रिजर्वायर जो है वो कंटेन करता है 1800 ट्रिलियन क्यूबिक फीट ऑफ यूजेबल गैस, जो कि इनफ है सप्लाई के लिए इंटायर वर्ल्ड्स नीड ऑफ 13 ईयर्स, मतलब 13 साल तक जो है वर्ल्ड का जो रिक्वायरमेंट है उसको सप्लाई करने के लिए अकेले साउथ पार्स का जो है ये गैस फील्ड सफिशिएंट है। ऐसा जो है रियूटर्स के रिपोर्ट में कहा गया है। साउथ पार्स का लोकेशन ये हुआ। फिर नेक्स्ट लोकेशन है हमारा रास लफान से रिलेटेड। पहले रास लफान का लोकेशन देख लेते हैं। ये हुआ कतर, कतर के पास जो है ये जो है रास लफान का ये लोकेशन हो। तो यहाँ पर जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है लिक्विफाइड नेचुरल गैस का जो है प्रोडक्शन यूनिट यही है, रास लफान एलएनजी फैसिलिटी। यहाँ पर जैसे ही जो है साउथ पार्क पे जो अटैक किया गया इजराइल के द्वारा, उसके अगेंस्ट में जो है रास लफान पे जो है अटैक किया गया ईरान के द्वारा 19 मार्च को। ये जो रास लफान है वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस का जो है फैसिलिटी है, कतर रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में। कतर देखा जाए तो इंडिया का सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एलएनजी जो है वो कतर से आता है। इंडिया जो है एलएनजी के इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है टू मीट रफली हाफ ऑफ इट्स नेचुरल गैस डिमांड, और ओवर 2/5 ऑफ द कंट्रीज एलएनजी कम्स फ्रॉम द कतर। तो कतर से जो है इंडिया का लगभग जो है 40% जो है हमारा जो इंपोर्ट जो है वो कतर से होता है एलएनजी को लेकर के, और ऑलमोस्ट ऑल इट फ्रॉम द रास लफान। और ये जितना भी 40% हम इंपोर्ट करते हैं कतर से, वो सब का सब जो है रास लफान से ही इंपोर्ट होता है। तो एक तरीके से जो है रास लफान और साउथ पार्स ये जो इंपॉर्टेंट जो है जियोग्राफिकल लोकेशन हो जाते हैं जब युद्ध होता है। तो रास लफान जो है कतर से एसोसिएटेड है और साउथ पार्स जो है ईरान से एसोसिएटेड है। फिर इसके बाद जो है ESI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो है तमिलनाडु के 8 साइट्स को जो है एक्सकेवेशन करने के लिए अप्रूवल मिल गया है। ये टसल चल रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट और तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कि एक्सकेवेशन को परमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को परमिशन मिल गया है। ये 8 लोकेशन अदिचानूर, तेलुंगनूर, वेल्लालोर, मणिकोलई, नागापट्टिनम, किलाड़ी, कारीवलमथनरूर और पट्टिनामरुदूर, ये जो है 8 लोकेशन है जहाँ पर जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो एक्सकेवेशन का कार्य करेगी। और इसमें जो है एंशियंट जो भी चोला से सब रिलेटेड बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस वगैरह जो है उस क्षेत्र में कितने हुए हैं, ये सब चीज़ों को जो है यहाँ देखेगी। फिर जो है इंटरनेशनली जो उस समय का जो ट्रेड हुआ करता था मेडिटेरियन से लेकर के यूरोपियन कंट्रीज से लेकर के मिडिल ईस्ट वगैरह में, तो इस चीज़ को जो है यहाँ पर देखा जाएगा। ये लोकेशन हो गया जियोग्राफिकली। नेक्स्ट है मिलिट्री साइट जो है खर्ग आइसलैंड। ये खर्ग आइलैंड ने जो है ये है जहाँ जो कि ईरान के अंतर्गत आता है और यहीं से जो है मैक्सिमम जो ऑयल का जो है प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट होता है। खर्ग आइलैंड जो है एक 8 किलोमीटर का लॉन्ग कोरल आइलैंड है पर्शियन गल्फ में, जो कि 50 किलोमीटर जो है ईरानियन के मेनलैंड से है और हैज़ बीन हेविली बॉम्ब्ड, मतलब इसको जो है हेविली बॉम्ब किया गया था यूएसए के द्वारा।
इसको जो है ऑर्फेन पर्ल के रूप में भी जो है पर्शियन गल्फ का जो है नॉमिनेट किया जाता है। इन द सेंस पर्शियन गल्फ का ऑर्फेन पर्ल किसको बोला जाता है, तो खर्ग आइलैंड को बोला जाता है। विच सिट्स बैरली 25 किलोमीटर ऑफ द ईरान को से केवल 25 किलोमीटर दूरी पे स्थित है, और 90% ऑफ द तेहरान जो क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट है वो यहीं पे प्रोसेस होता है। एंड सर्व कंट्रीज जुगलर ऑफ द कंट्रीज कैश स्ट्रिप्ड इकोनॉमी, और एक तरीके से ईरान के लिए जो है जगलर का कार्य करता है इसके कैश के लिए। रिफाइनरी जो है 90% जो है डिपेंडेंट है ईरान की इसी पे। खर्ग आइलैंड को अगर देखा जाए तो ईरान मोस्ट सेंसिटिव इकोनॉमिक टारगेट एरिया यही है, प्लेइंग अ मेजर रोल इन इकोनॉमिक एंड ऑयल रेवेन्यूज। इट हैज़ ह्यूज ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज, यहाँ पे ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, पाइपलाइंस वगैरह भी बिछे हुए हैं। आइसलैंड्स आर कनेक्टेड बाय द सी टू द सम ऑफ ईरान्स लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस फील्ड्स, तो ऑयल और गैस फील्ड से जुड़ा हुआ है, रिफाइनरीज है, प्रोसेसिंग यूनिट्स है वगैरह है। यहाँ पर जो है बॉम्बिंग किया गया है यूएसए के द्वारा। खर्ग इज ए पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट फॉर द ईरान सिंस मोस्ट ऑफ द कंट्रीज कोस्टल लाइन इज टू सैलो और फॉर वेरी लार्ज क्रूड कैरीज टू डॉक, मतलब जो इतने सेलो होते हैं ईरान के जो कोस्टल लाइन की, वहाँ पर जो है लार्ज जो है कार्गोस वगैरह जो है वो डॉक नहीं हो पाते हैं। खर्ग आइलैंड जो है वो क्लोज टू डीप वाटर्स एंड हैज जेटिस बिल्ट ऑन इट्स ईस्टर्न शोर, दिस हेल्प्स लार्ज ऑयल टैंकर टू डॉक हियर इजिली। तो ईरान में अगर जो है लार्ज वेसल्स वगैरह जो होते हैं उसको डॉक करने का सबसे सूटेबल प्लेस जो है वो खर्ग आइलैंड है, इसलिए रिफाइनरीज वगैरह भी यहाँ पर ज़्यादा है। नेक्स्ट है हमारा डिमोना एंड अरब से रिलेटेड। ये दोनों लोकेशन डिमोना और अरद जो है वो इजराइल में स्थित है, ये अरद हो गया और ये डिमोना हो गया। ये यहाँ पर जो है ये ईरान के द्वारा जो है अटैक किया गया। ये चीफ जो है न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है, जो डिमोना है वो चीफ न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ जो है इजराइल का है। फिर लितानी रिवर से रिलेटेड हमारा डिस्कशन है। लितानी रिवर जो है वो एक तरीके से बैटल लाइन्स डिफाइन करती है लेबनान और इजराइल के बीच में। इजराइल ने स्ट्रक किया है मेन ब्रिज लिंक लेबनान से साउथ टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री आफ्टर ऑर्डरिंग इट्स मिलिट्री टू डिस्ट्रॉय ऑल क्रॉसिंग ओवर द लितानी रिवर एंड टू स्टेप अप द डिमोलिशन ऑफ होम्स नियर द साउथर्न बॉर्डर। लितानी रिवर पे जो ब्रिज बना हुआ है एक तरीके से वो ब्रिज को डिस्ट्रॉय किया गया है इजराइल के द्वारा, वो कनेक्ट करता है साउथ से लेकर के नॉर्थ लेबनान को। और अकॉर्डिंग टू द नेशनल लितानी रिवर अथॉरिटी, लितानी रिवर जो है वो लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट रिवर है लेबनान की सबसे लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट रिवर लितानी है। नेक्स्ट है हमारा डियागो ग्रासिया से रिलेटेड। ईरान ने जो है डियागो ग्रासिया जो है इंडियन ओशियन के लगभग साउथ इंडियन ओशियन में स्थित है। ये आइलैंड जो है यूके के द्वारा जो है वो मतलब यूके की एक तरीके से ओवरसीज टेरिटोरी है। इस पर बैलिस्टिक मिसाइल के थ्रू जो है ईरान ने अटैक किया है। अभी ऑनगोइंग जो युद्ध चल रहा है यूएसए ईरान वगैरह के, ईरान और इजराइल का, तो उसके अगेंस्ट में जो है ना ईरान ने अपना एक्चुअल में पावर दिखाने के लिए कि हम अपने कितने रेंज तक जो है मिसाइल को दाग सकते हैं, तो यूके में जाकर यूके के जो ओवरसीज टेरिटोरी जो है डियागो ग्रासिया, वहाँ पर जाकर के इसने मिसाइल अटैक किया है। डियागो ग्रासिया जो है वो सेंट्रल इंडियन ओशियन का साउथ ऑफ इंडिया में स्थित है, साउथ वेस्ट ऑफ द श्रीलंका में स्थित है। ये इट इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द चागोस आर्किपिलागो। चागोस आर्किपिलागो जो है उसका सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो डियागो ग्रासिया है, और वन ऑफ द ओनली 2 क्रिटिकल यूएस बॉम्बर बेस इन द इंडो पैसिफिक रीजन। और इंडो पैसिफिक रीजन में जो यूएसए के 2 बॉम्बर्स हैं उसमें से एक जो है ये डियागो ग्रासिया है, और दूसरा जो है एंडरसन एयरफोर्स जो है कि गुआम में स्थित है। तो यूएसए के 2 बॉम्बर बेस जो है इंडो पैसिफिक रीजन में, एक तो गुआम और एक तो डियागो ग्रासिया। और ये जो बेस जो है वो होस्ट करता है बॉम्बर, न्यूक्लियर सबमरीन्स और गाइडेड मिसाइल। डियागो ग्रासिया जो है लगभग 3000 किलोमीटर का जो है एरिया में बोथ द बाबल मंडाब स्ट्रेट एट द माउथ है ऑफ द रेड सी। तो ये जो है सिट्स मतलब जो है अप्रॉक्सीमेटली 3000 किलोमीटर, मतलब बाबल मंडाब जो है स्ट्रेट से लगभग 3000 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जो है वो स्थित है, और मलाक्का स्ट्रेट और से मतलब जो है दूरी पे साउथ चाइना सी से दूरी पे। और इसका जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से जो है लॉन्ग रेंज बम्बर जो है टू रीच एंड टू क्रिटिकल मेरीटाइम जो पॉइंट यहाँ पे स्थित है। द बेस इज आल्सो क्रिटिकल फॉर द यूएस स्पेस फोर्स ट्रैकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इस तरह से डियागो ग्रासिया का जियो पॉलिटिकल जो है इंपॉर्टेंस हो जा रहा है। इस पर मिसाइल ला करके, बैलिस्टिक मिसाइल ला कर ईरान ने जो है अपना एक ही दिखाया कि हम इस रेंज तक भी जा सकते हैं। तो इसका डिस्टेंस कितना है, जैसे कि मान लीजिए बाबल मंदाब स्ट्रेट ये हुआ और स्ट्रेट ऑफ मलाक्का ये हुआ, तो ये दोनों से इसका जो है 3000 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और ये जो है दोनों जगह जो है इन्फ्लुएंस है चाइना का, इस हिसाब से जो है जियो पॉलिटिकल भी इसका इंपॉर्टेंस हो जाता है। नेक्स्ट हम कुछ अवार्ड्स वगैरह भी देख लेते हैं जो कि दिए गए हैं, मतलब जो है मार्च के मंथ में, अप्रैल में कवर किया गया है यूपीएससी एसेंशियल मैगजीन में। तो ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड, जिसको बोलते हैं बाफ्टा अवार्ड, वो जो है ये ऑर्गेनाइज किया जाता है रॉयल फेस्टिवल हॉल लंदन में 22 फरवरी को ऑर्गेनाइज किया गया था। इस बार का जो बाफ्टा अवार्ड है वो इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है कि फरहान अख्तर के एक प्रोडक्शन वाली पिक्चर थी मणिपुरी लैंग्वेज में, बूंग नाम की पिक्चर थी, उसने जो है बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म की कैटेगरी में जो है
अवार्ड पाया है। ये जो फर्स्ट एवर इंडिया के द्वारा अवार्ड जो है प्रोडक्शन कैटेगरी में पाया गया है, चिल्ड्रंस और फैमिली के कैटेगरी में। बूम क्या है कि डेब्यूटी फिल्म है एक राइटर और डायरेक्टर जो है लक्ष्मी प्रिया देवी की, इसकी डेब्यूटी मतलब पहली फिल्म है। द अवार्ड वाज प्रेजेंटेड बाय द पनिंगटन फर्स्ट एवर एंथ्रोमोर्फिस्ट बियर टू प्रेजेंट द अवार्ड। तो ये जो है अवार्ड जो है पनिंगटन के द्वारा दिया गया बूम पिक्चर को। और जो है अदर कैटेगरी में जो अवार्ड मिले हैं, जैसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है बाफ्टा में वन बैटल आफ्टर अनदर को मिला है। फिर फिल्म नॉट इन द इंग्लिश लैंग्वेज जो है इसमें सेंटिमेंटल वैल्यू को मिला है। फिर डॉक्यूमेंट्री में जो है मिस्टर नो बॉडी अगेंस्ट पुतिन, ये डॉक्यूमेंट्री में जो है मिला है। एनिमेटेड फिल्म में जो है जूट्रोपोलिस 2 को मिला है, जूटोपिया 2 भी बोलते हैं इसको। चिल्ड्रंस और फैमिली फिल्म की कैटेगरी में जो है बूंग पिक्चर को मिला है, जो कि इंडिया से एसोसिएटेड है, मणिपुर से एसोसिएटेड है। फिर लीडिंग एक्ट्रेस कौन है, तो जेसिका बैकली जो है वो हेमलेट से संबंधित है मूवी से, और लीडिंग एक्टर जो है रॉबर्ट अरामियो जो है वो आइसवेयर से रिलेटेड है। फिर जो है ऑस्कर अवार्ड्स विनर को भी देख लेते हैं। तो 98th एकेडमी अवार्ड जो है वो कहाँ पर मतलब ऑर्गेनाइज किया गया था, डॉल्बी थिएटर लॉस एंजलिस मार्च 16 को। इसके अंतर्गत भी जो है बेस्ट पिक्चर जो अवार्ड मिला है वन बैटल आफ्टर अनदर जो है थॉमस एंडरसन का। बेस्ट पिक्चर वन बैटल आफ्टर अनदर जो कि बाफ्टा में भी मिला था। बेस्ट एक्ट्रेस जेसी बेकली हेमलेट, इसको भी बाफ्टा में भी मिला था और ऑस्कर में भी मिला है। बेस्ट एक्टर कौन है यहाँ पर, माइकल बी जॉर्डन सीनियर। बेस्ट डायरेक्टर पॉल थॉमस एंडरसन, वन बैटल आफ्टर अनदर जो है इसके डायरेक्टर है उनको मिला है। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म एक नॉर्वे की पिक्चर है सेंटिमेंटल वैल्यू। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर जो है सीन पेन को मिला है वन बैटल आफ्टर अनदर के हीरो को। और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग जो है गोल्डन फ्रॉम द पॉप डेमोन हंटर्स, म्यूजिक एंड लिरिक्स बाई जे मार्क्स सोनेब्लिक जुंग यूंग क्योक यान यूलनी हिन डोंग नैम जिंग यन सिनी। मतलब ये जो है नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो, लेकिन बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग जो है गोल्डन फ्रॉम द पॉप डेमोन हंटर्स को मिला है। नेक्स्ट अवार्ड से संबंध है हमारा जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड। ये साहित्य अकेडमी अवार्ड 2025 का जो है एनुअल अवार्ड है, जो कि मार्च 16 2026 को जो है दिया गया है, अनाउंस किया गया एक तरीके। ये जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है वो 24 इंडियन लैंग्वेज में जो लिटरेरी वर्क होता है वो हर साल दिया जाता है। इसमें इंग्लिश और हिंदी भी इंक्लूडेड है। इसमें जो है वे आर नेम्ड अक्रॉस द लैंग्वेज, जिसको एकेडमी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। इसमें 8 पोइट्री, 6 शॉर्ट फिक्शन, 4 नॉवेल, 2 एसे फॉर्म, 1 इज इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म और ऑटोबायोग्राफी, और 2 जो है मेमोरियर के रूप में जो है इस बार जो है 24 अवार्ड दिया गया है। विनर जो है विल प्रेजेंटेड बाई विथ एन इंग्रेव्ड कॉपर प्लेट। इंग्रेव कॉपर प्लेट मिल जाता है, एक सॉल मिलता है और 1 लाख रुपये कैश जो है वो दिया जाता है। सेरेमनी शेड्यूल फॉर द मार्च 31 मार्च को ये दिया जाएगा। द मोस्ट प्रोमिनेंट इसमें जो रिसिपिएंट हैं, जो फॉर्मर डिप्लोमेट नवतेज सरना जो है उनको मिला है। इंग्लिश में उन्होंने एक नॉवेल लिखा है क्रिम्सन स्प्रिंग, तो उसको मिला है। और हिंदी में किसको मिला है, ममता कालिया को मिला है। उन्होंने एक मेमोयर जीते जी इलाहाबाद, उसको मतलब उस मेमोयर को लिखने के लिए जो है ममता कालिया को मिला है। तमिल स्कॉलर साम तमिलेश्वम को जो है वाज रिकॉग्नाइज इन द लिटरेरी क्रिटिसिज्म कैटेगरी फॉर तमिज सुरखानिया थड़ंगल, तो इसमें मतलब तमिल में इनको ये मिला है। अगर और भी लिस्ट इसमें देखा जाए तो फुल लिस्ट के अंतर्गत जो है अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग लोगों को मिला है। इसमें जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसको अगर देखा जाए तो जैसे हिंदी है, जैसे कोई उड़ीसा का है, कोई नेपाली या मराठी है, तो अलग अलग लैंग्वेज के बेसिस पे जो है लोगों को मिला है। फिर नेक्स्ट अवार्ड है यूएस नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड 2026। इंडिया की ओर से इम्पॉर्टेंट ये है कि इंडियन बुकर जो है विनिंग नॉवेलिस्ट अरुंधति राय के द्वारा एक लिखा गया बुक है, उसको जो है यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल बुक क्रिटिकल सर्कल अवार्ड जो है उसमें जो है मतलब जो है नॉमिनेट किया गया है। उनकी मेमोयर है मदर मैरी कम्स टू मी, इन एक ऑटोबायोग्राफिक सेक्शन है, उसको जो है यूएस नेशनल बुक क्रिटिक्स अवार्ड में इंक्लूड किया गया है। स्पोर्ट्स वगैरह से रिलेटेड अगर डिस्कशन देखा जाए तो खेलो इंडिया विंटर गेम अगर ये देखा जाए तो इंडियन आर्मी जो है इस बार का खेलो इंडिया विंटर गेम 2026 जो है वो जीती है। टीम चैंपियनशिप टाइटल विथ टोटल 23 मेडल्स, 9 गोल्ड, 6 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज जो है मेडल मिला है किसको, इंडियन आर्मी को। हिमाचल प्रदेश साइंड ऑफ रनरअप, हिमाचल प्रदेश जो है वो रनरअप इस साल रहा है दिस ईयर। लेट सर्च बैगिंग 4 गोल्ड मेडल मिला है ऑन द फाइनल डे। टेक टोटल टेली टू देयर 14 मेडल्स, जिसमें 6 गोल्ड है, 7 सिल्वर्स है, 1 ब्रॉन्ज है। इन सेंस इंडियन आर्मी जो है खेलो इंडिया विंटर गेम का विनर है और रनरअप जो है सेकंड विनर जो है हिमाचल प्रदेश है। खेलो इंडिया में इंडियन आर्मी को टोटल 23 मेडल मिले, जिसमें 9 गोल्ड है,
हिमाचल प्रदेश को जो है 6 गोल्ड मिले और टोटल जो है 14 मेडल मिले हैं उसको। फिर जो है रणजी ट्रॉफी के विनर ग्रुप में देखा जाए तो जम्मू कश्मीर जो है ना अपना मैडन रणजी ट्रॉफी जो है क्रिकेट एकेडमी जो होता है, क्रिकेट जो स्पोर्ट्स है उसको जीता है। जम्मू कश्मीर ने पहली बार जो है रणजी ट्रॉफी जीता है। जम्मू कश्मीर 1960 से जो है वो खेल रहा है। हाउएवर देयर फर्स्ट विक्ट्री इन द कंपटीशन केम ओनली इन 19th मैच इन 1982। ठीक है। इट हैज़ वॉन द रणजी ट्रॉफी इंस्टीट्यूटेड इन 1934। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत जो है 1934 में हुई थी और जो है फर्स्ट टाइम सिंस इट बिगन पार्टिसिपेशन इन द कंपटीशन बाई 5962। रणजी ट्रॉफी इसका नाम क्यों रखा गया था कि जो इंडिया के रंजीत सिंह थे वो फर्स्ट टेस्ट क्रिकेटर थे जो कि इंडिया के थे लेकिन इंग्लैंड और ससेक्स की ओर से खेल रहे थे। रणजी ट्रॉफी जो होता है डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट सीरीज होता है जिसमें इंडिया की जितने भी डोमेस्टिक स्टेट चाहे क्रिकेट्स वगैरह एकेडमी वगैरह है वो पार्टिसिपेट करती हैं। 1934 में इसको मतलब अनाउंस किया गया था और 34-35 में जो है फर्स्ट टाइम जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया था। महाराजा भूपेंद्र सिंह जो है ऑफ द पटियाला इन्होंने डोनेट किया था ट्रॉफी के लिए। जम्मू कश्मीर के द्वारा जो है ये फर्स्ट टाइम जो है ये ट्रॉफी जीती गई है। नेक्स्ट है T20 वर्ल्ड कप 2026 से लेकर के। इसमें जो है इंडिया ने न्यूजीलैंड को हरा करके जो है ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 जीत लिया। इंडिया जो है थर्ड टाइम जो है T20 वर्ल्ड कप का विनर रहा है। 2024 वाला भी जो है इंडिया नहीं जीता था। फाइनल कहाँ पे हुआ था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में न्यूजीलैंड और इंडिया के अगेंस्ट में हुआ था। और ये जो है बिकम फर्स्ट टीम टू सक्सेसफुली डिफेंड दियर वर्ल्ड T20, मतलब लगातार 2 बार वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम जो है अभी इंडिया हो गई है। और इंडिया आल्सो बिकम फर्स्ट टीम इन हिस्ट्री टू विन T20 वर्ल्ड कप एट होम। और T20 वर्ल्ड कप होम में होने वाली जो है मतलब जो होस्ट कंट्री है फर्स्ट टाइम जो है T20 वर्ल्ड कप जीती है। और इंडिया रिकॉर्ड एक्सटेंडेड थर्ड T20 वर्ल्ड कप टाइटल। और इंडिया ने 3 मतलब वर्ल्ड कप टाइटल जो है T20 का जीत चुका है, ये भी एक रिकॉर्ड है। जसप्रीत बुमराह जो है प्लेयर ऑफ द मैच थे फाइनल में और संजू सैमसन जो थे वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे ये T20 वर्ल्ड कप के। अगर देखा जाए T20 वर्ल्ड कप के जो है जितने भी विनर और रनर अप रहे हैं तो 2007 का जो इनॉग्रल T20 वर्ल्ड कप हुआ था साउथ अफ्रीका में उसको इंडिया ने जीता था। उसके बाद इंग्लैंड में जो हुआ था उसको पाकिस्तान ने जीता था। इंडिया को देखा जाए तो इंडिया 2007, 2024 और 2026 का वर्ल्ड कप जो है इंडिया जीत चुका है। ठीक है। और इसके अलावा जो है इंडिया 2016 में जो है वो फाइनल होस्ट किया था, उसको वेस्ट इंडीज़ ने जीता है। इंडिया ने होस्ट किया है एक बार, इंडिया 2016 में वर्ल्ड कप को होस्ट किया और 2026 में जो है वर्ल्ड कप को होस्ट किया है। और इंडिया के द्वारा 3 बार ये वर्ल्ड कप जीता गया है। इंडिया को 2014 में जो है श्रीलंका ने हराया था, जब इंडिया जो है रनर अप था, श्रीलंका ने वर्ल्ड कप जीता था। तो इंडिया एक तरीके से 4 बार फाइनल पहुंचा है, 3 बार जीता है और एक बार जो है श्रीलंका के थ्रू 2014 में जो है हार का सामना करना पड़ा था इंडिया को। फिर जो है फार्मूला 1 के रूल से संबंधित जो है 2026 में कुछ नियम आए हैं। रूल इसमें ये चेंज किया गया है कि जो सस्टेनेबल फ्यूल यूज करना है, जो ग्रैंड प्रिक्स वगैरह जो होता है, फार्मूला 1 रेस वगैरह होता है उससे संबंधित, इसके अंतर्गत जो फ्यूल होगा 50% जो है पावर जो कार यूज करेगा वो इलेक्ट्रिकल और रिमेनिंग 50% जो है सस्टेनेबल फ्यूल यूज होगा। सस्टेनेबल फ्यूल का मतलब जो है वो बायोलॉजिकल फ्यूल जो मतलब फूड कि प्रोडक्टिविटी को बिना डिस्टर्ब किए जो है उसका जो है ग्रोथ किया जाएगा और उससे जो है फ्यूल ड्राइव किया जाएगा, वो इंटरनेशनल कन्वेंशन इंजन में यूज किया जाएगा। तो इसके जो है मतलब फ्यूल के सस्टेनेबिलिटी से संबंधित जो है इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है। फिर ऑल इंग्लैंड ओपन सीरीज़ जो है इससे संबंधित ये न्यूज़ है कि इंडिया के जो लक्ष्य है वो जो है ऑल इंग्लैंड ओपन सीरीज़ के रनर अप रहे हैं और चैंपियन इसका कौन हुआ है? चाइना का जो है तैपीस लिन चुन यी। तो चाइना जो है चाइना के तैपीस लिन चुन यी जो है इसके विनर और इंडिया के लक्ष्य सेन जो है इसके रनर अप रहे हैं। इनके जीतने के बाद है लिन चुन यून जो है बिकम फर्स्ट शटर फ्रॉम द TPE टू विन द मेंस सिंगल टाइटल एट द ऑल इंग्लैंड और हैंड एक्सटेंडेड हिज रिकॉर्ड ऑफ 5-0 अगेंस्ट द लक्ष्य। इसके पहले जो है इंडिया की ओर से अगर देखा जाए ऑल इंग्लैंड ओपन सीरीज जीतने वाले 2 व्यक्ति हैं, प्रकाश पादुकोण और पुरेला गोपीचंद जो है वो केवल 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने ऑल इंग्लैंड ओपन सीरीज जो है उन्होंने जीता है। इसमें PV संधू जो है पार्टिसिपेट नहीं कर पाई थी क्योंकि वो समय पे पहुंच नहीं पाई थी क्योंकि इजराइल US ईरान का वार जो चल रहा है उसके संबंधित। नेक्स्ट है SRY जीन स्क्रीनिंग से संबंधित। अभी क्या है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा जो है जो वुमेंस रिलेटेड जो स्पोर्ट्स इवेंट होता है उसमें जो है कोई मतलब मेल ओरिएंटेड इन द सेंस जैसे कि कोई ट्रांसजेंडर व्यक्ति है और वो मेल ओरिएंटेड है और किसी कारण से जो है फीमेल वाले जो है वुमेन वाले जो है स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट न कर पाए, गेम को इन्फ्लुएंस न कर पाए, उसके स्क्रीनिंग के लिए जो है SRY जीन स्क्रीनिंग जो है वो सिस्टम चालू किया गया है। SRY जो है जीन स्क्रीनिंग जो है ये क्या है, सालिवा के थ्रू जो है
चीक स्वेब और ब्लड सैंपल के थ्रू जो है ये कलेक्ट करके उसको टेस्ट किया जा सकता है। ये वन टाइम SRY जीन स्क्रीनिंग किया होता है 6 डिटरमाइनिंग रीजन वाई। तो ये जीन जो है वो केवल वाई क्रोमोसोम्स में स्थित होता है, और वाई क्रोमोसोम्स किसके पास होता है, वो मेल जो है, मेल जो व्यक्ति होता है उसके पास होता है। तो जिसके अंतर्गत जो है SRY अगर क्रोमोसोम्स मिल जाता है तो उस ट्रांसजेंडर को मेल की कैटेगरी में रखा जाएगा, और फीमेल बेस्ड जो स्पोर्ट्स इवेंट होगा उसको जो है कम्पीट करने के लिए मना कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा। इन सेंस जो वुमेन बेस्ड जो है स्पोर्ट्स इवेंट है उसमें मेल डोमिनेटेड, मेल ओरिएंटेड कोई ट्रांसजेंडर पार्टिसिपेट न कर पाए और स्पोर्ट्स को मैनिपुलेट न कर पाए बोल करके SRY जीन स्क्रीनिंग सिस्टम जो है वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा जो है वो स्टार्ट किया गया है। इसके द्वारा जो है इट हैज़ बैंड ट्रांसजेंडर वुमेन एंड DSD डिफरेंशियल इन सेक्स डेवलपमेंट एथलीट्स फ्रॉम कम्पीटिंग इन द फीमेल कैटेगरी एट 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक एंड बियॉन्ड। मतलब 2028 में जो लॉस एंजलिस में ओलंपिक होने वाला है और उसके बाद भी जो भी इवेंट्स होगा 2032 का, फिर 36 का, उसमें जो भी व्यक्ति हो, जो भी वुमेन स्पोर्ट्स होगा उसमें प्योरली जो है जो खुद वुमेन होंगी वही पार्टिसिपेट कर पाएंगी। कोई ट्रांसजेंडर कैटेगरी का व्यक्ति जिसका फीमेल ओरिएंटेशन हो वो बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, और उसको स्क्रीनिंग किया जाएगा SRY जीन स्क्रीनिंग के थ्रू। इसके साथ ही जो है हमने अप्रैल 2026 UPSC एसेंशियल करंट अफेयर मैगजीन का डिस्कशन हमने कंप्लीट किया। आई होप ये इन्फॉर्मेशन सीरीज कहीं ना कहीं आपको एग्जामिनेशन, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हेल्प करेगी। अगर ये आपको लगता है कि ये आपको हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इससे मेरा मोटिवेशन काफ़ी बढ़ता है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन। यस।